हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से संबंधित 3 वीडियो मैं दोस्तों अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारी ये चौथी वीडियो होने वाली है। तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था आंग्ल गोरखा युद्ध के बारे में। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तराखंड में जो प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर रहे थे ई गार्डनर उन और उसके साथ दूसरे कमिश्नर ट्रेल के बारे में। उसके बाद तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा था एक कार्यवाहक कमिश्नर आते हैं मोस्ले स्मिथ उनके बारे में। और फिर तीसरे कमिश्नर हमारे बनते हैं गोबान उनके बारे में। और साथ ही में हमने पढ़ा था चौथे कमिश्नर लूसी गंटन के बारे में। तो चौथे कमिश्नर लूसी गंटन जब रिटायर हो जाते हैं 1848 में, उनके बाद जो अगले कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं जॉन हैलिट बेटन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन हैलिट बेटन और उसी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी रैमजे के बारे में। हेनरी रैमजे कुमाऊं का बेताज बादशाह जिसे कहा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जॉन हैलिट बेटन से। देखिए, जानते हैं जॉन हेनरी बेटन का शासनकाल जो रहा था वो कितना रहा था। देखिए, 1848 से लेकर 1856 तक जॉन हेलिट बेटन का शासनकाल रहेगा। 5वें कमिश्नर ये रहे थे ब्रिटिश कुमाऊं के। चलिए ठीक है। फिर देखिए, बेटन कमिश्नर के पद में आने से पूर्व 1836 से लेकर 1838 ईस्वी तक गोबान के सहायक रहे। तत्पश्चात वे कमिश्नर लूसी गंटन के साथ कार्यरत रहे थे। लेकिन जब जॉन हेलिट बेटन कुमाऊं कमिश्नर के पद पर यहाँ पर बैठता है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट यहाँ से ब्रिटिश सरकार ने उसको डायरेक्ट यहाँ भेज दिया। पहले यहाँ भेजा, उसे कुछ जिम्मेदारियाँ छोटी जिम्मेदारियाँ दी गई। जब उसको यहाँ पर शासन प्रशासन का ज्ञान हो गया, जब उसको सब चीज़ों को समझ लिया उसने यहाँ, उसके बाद ही उसको यहाँ का कमिश्नर नियुक्त किया। चलिए ठीक है। फिर देखिए, बेटन को पहले गढ़वाल का असिस्टेंट कमिश्नर एवं सेटलमेंट ऑफिसर बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था गोबान के समय में। गोबान के समय में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गोबान के समय में बेटन को गढ़वाल का असिस्टेंट कमिश्नर एवं सेटलमेंट ऑफिसर बनाया गया था। उसके बाद देखिए, बेटन को बाद में 1839 से लेकर 1848 तक सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर एवं सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ कुमाऊं में नियुक्त किया गया। देखिए, 1839 से लेकर 1848 तक किसका शासनकाल रहेगा, शासनकाल ने किसका कार्यकाल रहेगा, यहाँ पर कौन कमिश्नर रहेगा, पढ़ा चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में। वो रहेगा लूसी गंटन। तो देखिए, ये यहाँ पर जब असिस्टेंट कमिश्नर एवं सेटलमेंट ऑफिसर रहा था तो इस समय ये था किसके अंडर में? ये था गोवान के अंडर में। और जब 1839 से लेकर 1848 तक यह सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर एवं सेटलमेंट ऑफिसर कुमाऊं में नियुक्त किया था, इस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? वो था लूसी गंटन। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और बातें। देखिए, इतना ज़्यादा समय जो हम बैडन था उसने यहाँ पर कुमाऊं में बिता दिया था, यानी कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में इतना सारा समय उसने यहाँ बिता दिया था, तो इसको यहाँ की शासन प्रशासन का अच्छे से ज्ञान हो गया था और काफ़ी चीज़ों की इसको जानकारी प्राप्त हो गई थी। तो देखिए, बैटन के शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को या फिर कार्यकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बेटन के शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझनी है। देखिए, ये यहाँ पर शब्द आ रहा है कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ब्रिटिश, दो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनते हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। ब्रिटिश कुमाऊं का क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटिश कुमाऊं या ब्रिटिश काल का, उत्तराखंड में ब्रिटिश कुमाऊं या ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाएगा? उस कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रैमजे। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा बेटन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस कमिश्नर के शासनकाल को उत्तराखंड में या फिर नहीं उत्तराखंड में कहें या फिर कुमाऊं में कहें, कुमाऊं का स्वर्ण ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा हेनरी रैमजे। देखिए, ये कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल है, ध्यान रखेंगे। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किसका रहेगा? बेटन का। और ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल किसका रहेगा? ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल वो रहेगा रैमजे का। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर से आपको याद करना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं आगे। फिर देखिए, बैटन के समय अप्रशिक्षित
पटवारियों के स्थान पर योग्य व प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। देखिए जिस समय बैटन से पहले जो भी ये पटवारियों की व्यवस्था की गई थी, बता चुका हूँ कब से पटवारियों की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए उस समय क्या हो रहा था कि जो पटवारी थे वंशानुगत पद इसको बना दिया गया था, मतलब जब पटवारी है तो उसका जो पुत्र होगा वही अगला पटवारी बनेगा। अब इससे क्या हो रहा था, अगर वो उसका जो बेटा रहेगा, उसका पुत्र रहेगा, अगर वो अशिक्षित भी है, अज्ञानी भी है, तो अगर वंशानुगत है तो उसके पास ही काम जाएगा ना वो। तो लेकिन बैटन ने क्या किया, जो पटवारियों के पद थे उसके लिए क्या किया, जो योग्य होगा, जो व्यक्ति योग्य होगा उसे ही पटवारी के पद पर बैठाया जाएगा। तो यहाँ से इसने ये चेंज करना शुरू किया। चलिए ठीक है। फिर देखिए बैटन ने 1849 ईस्वी में अल्मोड़ा के दवाखाने की पिथौरागढ़ और लोहाघाट में शाखाएं स्थापित करवाई थी। देखिए 1849 में अल्मोड़ा में एक दवाखाना स्थापित हुआ था, तो उसने क्या किया था, इसी दवाखाने की पिथौरागढ़ और लोहाघाट में शाखाएं स्थापित करवाई थी। अच्छा, अल्मोड़ा में एक दवाखाना किसने स्थापित करवाया था? ये करवाया था लूसी गंटन ने, पिछली वाली वीडियो में या भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो वही जो वहाँ पर जो लूसी गंटन ने वहाँ पर जो भी वहाँ पर डिस्पेंसरी खुलवाई थी उस समय, जो भी वहाँ पर दवाखाना खुलवाया था, तो बैटन ने क्या किया था, उसी की शाखा लेके गया पिथौरागढ़ और लोहाघाट में और इसकी शाखाएँ स्थापित करवाई थी। मतलब चिकित्सा की ओर भी ये जो यहाँ पर कमिश्नर आए हैं, उन्होंने ध्यान यहाँ पर दिया था। फिर देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है, नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक थोड़ी-सी जानकारी आप इसको नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उत्तराखंड में कुछ भी पूछ लेता है तो आपको याद रखना है। तुलाराम, खानचाजी तुलाराम। खानचाजी तुलाराम शाह एक व्यक्ति थे, ये अल्मोड़ा के दवाखाने के लिए नियमित रूप से चंदा दिया करते थे। देखिए अल्मोड़ा का जैसा पहला यहाँ पर जैसे दवाखाना स्थापित हो रहा है, मतलब पुराना, बहुत काफ़ी पुराना है, तो वहाँ पर के लिए अगर कोई चंदा दे रहा है तो नियमित रूप से उसको चंदा दे रहा है, तो वो कौन था? खानचाजी तुलाराम शाह अल्मोड़ा के दवाखाने के लिए नियमित रूप से चंदा दिया करते थे। अभी देखिए दोस्तों, आबकारी प्रवर्तन का एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी जो हमारा अभी ये सीरीज चल रही है, यहीं से अभी एक प्रश्न बना था। प्रश्न क्या बना था कि आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर के समय हुई थी? वो मैं आपको दूसरी वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ट्रेल के समय पे हुई थी। तो इसी वाली जो हमारी वीडियो चल रही, सीरीज चल रही है, इसी से वो प्रश्न बना था। एक बना था जैसे हमारा पवार वंश से अनंतपाल धारशिल अभिलेख वाला बना था, सब कुछ मैं वो आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जो ये एग्जाम में क्वेश्चन अभी आबकारी का हुआ है, तो यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके, जो हमारी सीरीज चल रही है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए थे। गोरखा काल से वीडियो, जो हमारी गोरखा काल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो गोरखा काल से भी 2 वीडियो दोस्तों वहाँ से बने हुए थे। चलिए ठीक है। देखिए जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ना, तो वो सारा का सारा ये समझ लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो हर एक किताब से ली गई है, तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बैटन के समय असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में कराया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जी, आपके सामने क्वेश्चन क्या बनेगा कि श्रीनगर में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल किस कमिश्नर के समय पे स्थापित करवाया गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बैटन के समय पर। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे, बैटन के समय पर इस सस्पेंशन पुल को, जो प्रथम सस्पेंशन पुल है, उसका निर्माण श्रीनगर में करवाया जाएगा। लेकिन ये करवाया, मतलब जो इसका निर्माण असल में किसने किया था? उस समय एक असिस्टेंट कमिश्नर था, स्ट्रेची। स्ट्रेची के द्वारा, जो इस स्ट्रेची के द्वारा ही इसको वहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं 1853 में ये बन के तैयार हो गया था, तो 1853 में हम लोग कह सकते हैं बैटन के समय एक असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची था, उसके द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में करवाया गया है। ये श्रीनगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले कि बैटन के समय में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये करवाया गया था श्रीनगर में। देखिए ऐसा कहा जाता है, जो ये पुल का निर्माण कराया गया था, स्ट्रेची ने क्या किया था, इस पुल के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया था। इसके तो दोस्त होंगे, इसके जो मिलने वाले लोग होंगे, तो उसने क्या किया था, एक मतलब चंदा इसने इकट्ठा किया था और उस चंदे के द्वारा ही इस पुल का निर्माण इसने करवाया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए बैटन के समय कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए 1839 में जिस समय कुमाऊं कमिश्नरी बनती है, हालांकि 1815 से जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज शुरू होता है, तब से जो अंग्रेजों का मुख्यालय होता है वो अल्मोड़ा ही रहता है। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना होती है, तब भी जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा ही है। लेकिन 1854 में क्या होता है, जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय होता है वो अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अजय रावत जी की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलता है 1855। परीक्षा वाणी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिलता है आपको 1854। काफ़ी बुक में 1854 ही है। अजय रावत जी ने इसका उत्तर 1855 दिया हुआ है। लेकिन अभी तक मैंने एग्जाम में भी देखा है 1854 ही इसका सही उत्तर है, तो आपको 1854 ही इसका सही उत्तर मानना है।
अगर 1854 आपके एग्जाम में 1854 ऑप्शन नहीं आता है, तब आप 1855 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर 1854 ही अभी तक आयोग मानता हुआ आया है, और अधिकांश बुक में इसका सही उत्तर 1854 ही है। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफर किया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बैटन के समय। देखिए, आप शासनकाल याद कर लीजिए ना। अगर आप शासनकाल अगर याद कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे मान लिया ट्रेल था, ट्रेल का शासनकाल कब से था? 1836 से शुरू होता है। तो 1836 से लेकर, नहीं सॉरी, 1836 नहीं, 1816 से लेकर 1835 तक। अगर आपने ये याद कर लिया कि 1816 से लेकर 1835 तक जो कुमाऊं में जो कमिश्नर रहे थे ब्रिटिश, वो रहे थे ट्रेल, तो उस दौरान जो भी घटनाएं हुई होंगी वो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो आपको करना यही है, जो ये शासनकाल इनके आ रहे हैं, आपको इनके शासनकाल याद कर लेने हैं। देखिए, हेनरी रैमजे तक जितने भी कमिश्नर आएंगे ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न बनते हैं वो वहीं तक बनते हैं, हेनरी रैमजे तक ही। मतलब अभी हम लोग हेनरी हेनरी रैमजे पढ़ेंगे तब हम आपको बताऊंगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो कमिश्नर का शासनकाल है वो महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखना है कि कब से लेकर कब तक है। तो आपको ये याद रखना है 1854 में बैटन के समय पे क्या हो रहा है, जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय है वो अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, बैटन ने नैनीताल को एक लोकप्रिय पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था। ये भी महत्वपूर्ण है कि नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने का प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये किया था बैटन ने। फिर देखिए, बैटन के समय पे क्या हो रहा है, 1852-53 ईस्वी में चाय की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जमीनें प्रदान की गई थी। देखिए, चाय की जो फसल आती है वो वाणिज्यिक कृषि में आती है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश ब्रिटिश, हम लोग उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है भारत में, तो उन्होंने भारत में वाणिज्यिक फसलों को ही प्रोत्साहन दिया था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था तो उन्होंने किन फसलों को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया था? तो उन्होंने वाणिज्यिक फसलों को ही प्रोत्साहन दिया था। जैसे कपास हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई। तो ये जो खेती थी यहाँ पर उनसे अंग्रेजों को काफ़ी लाभ हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, चाय की खेती को यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए ज़मीनें प्रदान की थी 1852-53 ईस्वी में। और 1852-53 में ही क्या हुआ था, चाय बागान के लिए बंजर भूमि के आवंटन में पहली बार कानून भी इस समय बनाए गए थे। कब? 1852-53 में चाय बागान के लिए बंजर भूमि के आवंटन के लिए पहली बार कानून बनाए गए थे। हालांकि ये हम सब पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग कमिश्नर पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चाय की खेती यहाँ कब से शुरू होती है, किसने शुरू करी थी, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। सब कुछ एक सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में हम लोग सब कुछ डाल दें, ऐसा नहीं। एक तरीका होता है, हर उस तरीके से ही हम लोग हर चीज़ का अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए, बैटन के समय डाक बंगलों के रख रखाव की ओर विशेष ध्यान दिया गया, तथा 1849 ईस्वी में डाक बंगलों को यात्रियों के लिए भी खोल दिया गया। देखिए, जैसे डाक बंगले यहाँ पर यात्रियों के लिए, यात्री ठहराव के लिए बनाए गए होंगे उस समय, तो क्या हो रहा था, 1849 से पहले ये डाक बंगले यात्रियों के लिए नहीं खोले गए थे। लेकिन क्या होता है, 1849 से बैटन के समय से डाक बंगलों को जो यात्री लोग थे उनके लिए भी इनको खोल दिया गया था। तो देखिए, डाक बंगलों के रख रखाव से संबंधित इसका शासनकाल भी याद रखा जाएगा कि डाक बंगलों के रख रखाव की ओर इसने विशेष ध्यान दिया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए, बैटन के समय 1854 ईस्वी में ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। देखिए, ये पिछली वाली वीडियो में लूसीगंटन वाली पढ़ा रहा था, तो वहां भी मैंने इसका जिक्र किया था कि 1842 ईस्वी में, 1842 में देखिए, जो ऊपरी गंग नहर है उसका निर्माण कार्य शुरू होता है। जब उसका निर्माण कार्य शुरू होता है, उसमें जो कुमाऊं कमिश्नर रहेगा वो रहेगा लूसीगंटन। पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन जब देखिए ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है 1854 में, तो उस समय क्या होता है कि जो कमिश्नर रहेगा, कुमाऊं कमिश्नर रहेगा, वो रहेगा बैटन। ये आपको याद रखना है। और देखिए, एक बात और यहाँ पर से बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन क्या है, देखिए 1844 में क्या होता है, बैटन ने एक भूमि बंदोबस्त किया था। ध्यान से सुनेंगे, 1844 में बैटन ने एक भूमि बंदोबस्त किया था। अब आप कहेंगे 1854 में तो ये कमिश्नर था ही नहीं। देखिए, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1848 में ये बनता है कमिश्नर, लेकिन मैंने आपको बताया ना 1848 से पहले ये कुमाऊं में कुछ पदों पर रहा था, गढ़वाल में कुछ पदों पर रहा था। तो जब ये उस दौरान पदों 1844 में ये कहाँ था, कुमाऊं में इसको नियुक्त किया गया था, और इसमें कमिश्नर कौन था, लूसीगंटन। तो लूसीगंटन के समय में, जिस समय इसको कुमाऊं में क्या किया गया था, इसको कुछ यहाँ पर पद दिया गया था, तो उस समय ही इसने क्या किया था, एक भूमि बंदोबस्त किया था। अब जो व्यक्ति अगर किसी काम को कर रहा है तो नाम तो उसी का आएगा ना।
अगर बैटन ने वो भूमि बंदोबस्त जारी किया है, बैटन को वो जिम्मेदारी दी गई है, तो वो किसका नाम आएगा उसमें? बैटन का ही नाम आएगा। तो 1844 में इसने क्या किया था? एक भूमि बंदोबस्त जारी किया था। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 1848 से अगर इसका शासनकाल चल रहा है तो 1844 में इसने भूमि बंदोबस्त कैसे कर दिया, क्योंकि देखिए ये बहुत समय से यहाँ रह रहा है, 12-13 वर्ष से यहाँ रह रहा था। 1836 से इसका यहाँ पर से आ गया था, 1836 में यहाँ आ गया था। और 1836 से पहले इसने गोबान के समय कार्य किया, फिर लूसी गंटन के साथ कार्य किया, उसी दौरान इसने एक भूमि बंदोबस्त भी जारी किया था। चलिए, हालांकि देखिए मैंने आपसे कहा ना, भूमि बंदोबस्त वाली वीडियो में अभी आपके लिए लेके आऊंगा जब ये कमिश्नर खत्म हो जाएंगे। देखिए कमिश्नर के खत्म होने के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भूमि बंदोबस्त पढ़ेंगे। और उसके साथ ही एक प्रशासनिक वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर जो जैसे जैसे यहाँ पर चीज़ों का गठन होता है, जैसे 1815 में अंग्रेज आते हैं, फिर तराई जिला बनता है, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है, गढ़वाल कमिश्नरी का गठन होगा, कुमाऊं का विभाजन कैसे होगा, और तराई जिला कैसे कुमाऊं में सम्मिलित होता है, फिर से उसको पुनर्गठन किया जाता है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होंगी मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग ना हो। तो एक वीडियो वाली हो जाएगी हमारी, और बाकी बहुत सारा भी हमें इसमें पढ़ना है। जो है सब कुछ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, बस एक सीरियल से करवाऊंगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1856 ईस्वी में बैटन के स्थान पर हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर बन गए। तो देखिए 1856 में बैटन का यहाँ पर कार्यकाल समाप्त हुआ, और देखिए यहाँ पर कौन आ गए हैं? बादशाह हेनरी रैमजे। चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए हेनरी रैमजे के बारे में हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए 1856 से लेकर 1884 तक इनका यहाँ पर कार्यकाल, यहाँ पर कह सकते शासनकाल रहेगा, और सर्वाधिक समय पर यहाँ पर शासनकाल करने वाले भी ये कमिश्नर रहे थे। काफ़ी समय तक इन्होंने यहाँ पर शासनकाल किया था। अब देखिए ऐसा नहीं था कि हेनरी रैमजे को भी डायरेक्ट यहाँ पर बुला लिया गया था, इनको भी ऐसा नहीं, इनको भी कुछ समय तक क्या किया गया था, जैसे हेनरी रैमजे भी यहाँ पर पहले से आए हुए थे, और यहाँ पर भी इनको कुछ पद पहले से दिए गए थे। देखिए एक कुल मिलाकर 44 वर्ष ये उत्तराखंड पर रहे थे। 44 वर्षों तक ये कुमाऊं में कहें, उत्तराखंड की बात है, 44 वर्ष तक ये यहाँ पर विभिन्न पदों में रहे थे। ध्यान रखेंगे 44 वर्षों तक ये यहाँ पर विभिन्न पदों में रहे थे, जिनमें से 28 वर्ष ये कमिश्नर रहे थे, जिनमें से 28 वर्ष इन्होंने कमिश्नर के पद पर काम किया। लेकिन अगर हम इनके सारे पदों को जोड़ लें, उनके वर्ष को जोड़ लें, तो 44 वर्ष इन्होंने यहाँ पर शासन प्रशासन संभाला था, और 28 वर्ष, इस 44 वर्ष में ही 28 वर्ष घटाएंगे, इन 44 वर्षों में से ही 28 वर्ष इन्होंने कमिश्नर के रूप में यहाँ पर कार्य किया था। चलिए ठीक है। तो सर्वाधिक ये लोकप्रिय भी यहाँ पर हुए थे। अगर क्वेश्चन दोस्तों बने कि ब्रिटिश कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हेनरी रैमजे। तो 1856 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल रहता है, छठे कमिश्नर ये रहेंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1857 की क्रांति। देखिए इनके शासनकाल की, इनके कार्यकाल की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की जो क्रांति है ना, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति का उत्तराखंड पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो उसकी भी एक वीडियो मैं आपको सेपरेट बना के दूंगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे भूमि बंदोबस्त कमिश्नर के बाद, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, या हो सकता है पहले हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ लें, उसके बाद हम लोग भूमि बंदोबस्त करें। लेकिन दूंगा सब कुछ आपको, ऐसा नहीं कि सब कुछ बीच में ही गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं, सब कुछ एक तरीके से मिलेगा। चलिए ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन, क्योंकि देखिए कुछ कुछ प्रभाव तो उत्तराखंड में भी इस क्रांति का पड़ा था। तो अगर क्वेश्चन बन गया कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हेनरी रैमजे। और इस समय गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर होगा वो होगा बेकेट। गढ़वाल जो बेकेट था उसको भी वापस नहीं भेजा गया, इसको गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बेकेट। चलिए ठीक है। चलिए इस जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें यहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। बाकी आगे की जो चर्चा रहेगी वो हमारी सेपरेट वीडियो रहेगी, उसमें रहेगी जो बाकी चर्चा। देखिए थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए खान बहादुर क्या खान कौन था? एक रोहिलखंड का नवाब था। ध्यान से सुनेंगे, खान बहादुर खां एक रोहिलखंड का नवाब था, तथा बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। अब देखिए इसके समय में क्या होता है, एक काले खां नाम का एक व्यक्ति होता है, या इसका सैनिक होता है। इसने क्या किया, जैसे कि 1857 की क्रांति में यहाँ विद्रोह होने लग गया था उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर। खान बहादुर खां ने क्या किया, काले खां के नेतृत्व में विद्रोह करने के लिए एक सेना भेजी, काले खां के नेतृत्व में। तो देखिए काले खां के नेतृत्व में 3000 पैदल सैनिक व घुड़सवार 17 सितंबर 1857 को इसने यहाँ पर भेजे थे। किस कार्य के लिए? नैनीताल पर अधिकार करने के लिए। मैंने बताया ना यहाँ पर, जैसे कि
अब अगर 1857 की क्रांति में जिसको जहाँ का नेतृत्व दिया गया है तो उसको तो वो कार्य करना ही था। तो खान बहादुर खां को ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसने क्या किया, काले खां के नेतृत्व में यहाँ पर एक सेना भेज दी। कितने, 3000 पैदल सैनिकों घुड़सवारों के साथ। क्यों भेजी थी? नैनीताल पर अधिकार करने के लिए। देखिए नैनीताल पर तो वो लोग अधिकार नहीं कर पाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, काले खां के नेतृत्व में 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पर ये लोग अधिकार कर लेते हैं। देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्या रहेगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस पर 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पर जो अधिकार किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, काले खां के नेतृत्व में ही ये अधिकार किया गया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए कुछ बातें हम लोग यहाँ से और जानते हैं। देखिए इसी समय क्या होता है, अवध का नवाब होता है वाजिद अली शाह। कौन? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अवध का एक नवाब होता है वाजिद अली शाह। आधुनिक भारत के इतिहास में इसको पढ़ा भी चुका हूँ, अंतिम अवध का नवाब रहा था ये। तो अवध का एक नवाब रहता है वाजिद अली शाह। अब देखिए वाजिद अली शाह ने क्या किया था, एक पत्र भेजा था यहाँ पर, किसको? कालू मेहरा को। कालू मेहरा, अगर आपने परीक्षा वाणी पढ़ी हो या फिर कोई सी भी बुक पढ़ी हो तो कालू मेहरा के बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा। तो वाजिद अली शाह ने क्या किया था, एक पत्र भेजा कालू मेहरा को। कालू मेहरा को पत्र क्यों भेजा? एक गुप्त पत्र भेजा था। क्यों भेजा? उन्होंने इसलिए भेजा था कि आप इस आंदोलन में शामिल हो जाइए, जो 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति में आप शामिल हो जाइए। अगर आप शामिल होते हैं तो आपको हम काफ़ी सारा धन दौलत देंगे और आपको जो पद यहाँ पर कुछ पद दिया जाएगा, कुछ धन दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से काफ़ी सारे प्रलोभन वाजिद अली शाह ने कालू मेहरा को दिए थे और कालू मेहरा तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो उत्तराखंड में जो पहला क्रांतिकारी है कौन है, कालू मेहरा है। इन्होंने एक संगठन बनाया था, क्रांतिवीर इन्होंने संगठन बनाया था, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा। तो देखिए प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का जो गौरव है वो भी कालू मेहरा को है। क्वेश्चन बनता है अगर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है उत्तराखंड में, तो वो किसे है? कालू मेहरा को ही है। चलिए ठीक है, ये बात रही थी कालू मेहरा की। अच्छा, जो ये 57 की जो क्रांति शुरू हुई थी 1857 की उत्तराखंड में, तो ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये हुई थी काली कुमाऊं से। देखिए ये छोटे छोटे दोस्तों क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। उत्तराखंड में जो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, काली कुमाऊं से। जो ये क्रांतिवीर संगठन बना था ना, इस क्रांतिवीर संगठन में कालू मेहरा के साथ दो लोग और थे, एक था आनंद सिंह, एक था बिशन सिंह। ये सब कुछ मैं आपको विस्तार से वहां बताऊंगा। चलिए ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का वायसराय था। चलिए ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक सेना प्राप्त होती है, रणवीर सेना। इसको भी आप नोट कर लेंगे। एक रणवीर सेना प्राप्त होती है, किसे? अंग्रेजों को प्राप्त होती है, गोरखों के द्वारा। रणवीर सेना सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत आप लोग जान लीजिए। रणवीर सेना गोरखों ने भेजी थी यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। रणवीर सेना भी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया मतलब ऐसे क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम में कि रणवीर सेना कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, कौन से क्रांति में इसको शामिल किया गया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इसको भी हम लोग करेंगे। फिर देखिए जैसे कि यहाँ पर हेनरी रैमजे के समय में 1857 की क्रांति शुरू होती है। काले खां के नेतृत्व में यहाँ पर हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया गया है। हालांकि अधिकार एक ही दिन के लिए किया गया था, अगले ही दिन क्या हुआ, अगले दिन क्रांति का दमन कर दिया जाता है। देखिए जो उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का दमन किया था, कप्तान मैक्सवेल, लेफ्टिनेंट चैपमैन और मिस्टर बैचर, तो इन लोगों के जो ये अंग्रेजी सेनापति थे, इन्हीं सेनापतियों ने यहाँ पर जो क्रांति हुई थी उसका दमन कर दिया था। तो हेनरी रैमजे के समय पर ही ये सारी घटनाएं होंगी। अब ऐसा तो है नहीं हेनरी रैमजे ही जाएगा इनका दमन करने के लिए, तो जो सेनापति रहेंगे वो कप्तान मैक्सवेल, चैपमैन और मिस्टर बैचर, इनके नेतृत्व में जो यहाँ पर क्रांति थी उस क्रांति का दमन कर दिया गया था। तो रैमजे ने बड़ी कूटनीति से 1857 की क्रांति का दमन करवा दिया। चलिए ठीक है, ये दोस्तों आप सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो देखिए कमिश्नर की नियुक्ति से पूर्व हेनरी रैमजे कनिष्ठ सहायक ऑफ, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ, तो कमिश्नर की नियुक्ति से पूर्व हेनरी रैमजे कनिष्ठ सहायक कमिश्नर रहे थे, वरिष्ठ सहायक कमिश्नर रहे थे। गढ़वाल गढ़वाल देखिए वरिष्ठ सहायक कमिश्नर गढ़वाल में रहे थे, वो वरिष्ठ सहायक कमिश्नर कुमाऊं के पदों पर ये तैनात रहे थे। तो देखिए मैंने आपको बताया ना 44 वर्ष जो इनके रहे थे, उन 44 वर्षों में से 28 वर्ष तो ये लोग ये रहे थे कमिश्नर के पद पर। लेकिन जो बाकी समय ये रहेंगे, जैसे इनको पद दिए गए थे कनिष्ठ सहायक कमिश्नर का, वरिष्ठ सहायक कमिश्नर गढ़वाल, वो वरिष्ठ सहायक कमिश्नर कुमाऊं के, जैसे इनको पद दिए गए थे तो इन पदों पर ये तैनात रहे थे। तो काफ़ी लंबा वर्ष इन्होंने यहाँ पर बिता लिया था और काफ़ी इनको यहाँ पर अनुभव हो गया था, काफ़ी यहाँ के लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। चलिए ठीक है।
फिर देखिए रैमजे के बारे में कुछ बातें और हैं। रैमजे स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगर दोस्तों क्वेश्चन बने जैसे कि ये काफ़ी यहाँ पर लोकप्रिय हुए थे ना, तो इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है कि रैमजे किस देश के निवासी थे, तो आपको तरीका हो जाएगा स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। तथा डलहौजी के चचेरे भाई थे। लॉर्ड डलहौजी हम लोग पढ़ते हैं ना आधुनिक भारत के इतिहास में, तो लॉर्ड डलहौजी के ये चचेरे भाई थे। चलिए ठीक है। फिर देखिए रैमजे ईसाई मत के बड़े प्रचारक थे। अब जो ब्रिटिश जो रहे थे वो तो ईसाई थे ना, तो रैमजे ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो रैमजे रहेंगे वो ईसाई मत के बड़े प्रचारक थे तथा लूसी गंडन की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। ये तो कुछ नॉर्मल सी बातें, बेसिक सी बातें हैं जिनको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। फिर देखिए रैमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की यहाँ पर स्थापना हो रही है। किसके कार्यकाल में हो रही है? रैमजे के कार्यकाल में हो रही है। कब हो रही है? 1858 में हो रही है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये महत्वपूर्ण है। पादरी विलियम बटलर के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नैनीताल में। देखिए एक ही लाइन में कितने क्वेश्चन बन गए हैं, एक ही लाइन में कितने क्वेश्चन बन गए हैं। जो भारत का प्रथम मैथोडिस्ट चर्च है उसकी स्थापना कब की गई? 1858 में की गई। दूसरा क्वेश्चन, किस 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 कमिश्नर के शासनकाल में की गई? तो रैमजे के शासनकाल में की गई। किसने करी? पादरी विलियम बटलर ने करी थी। कहाँ की थी? नैनीताल में की थी। तो देखिए इतने क्वेश्चन यहाँ पर एक ही लाइन से बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, 1858 में भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना भी रैमजे के कार्यकाल में ही होगी। चलिए ठीक है। फिर देखिए हेनरी रैमजे के समय 1863-64 ईस्वी में बैकेट ने नवा भूमि बंदोबस्त किया था। देखिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इसमें पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भूमि का प्रबंध किया गया था। अगर क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि उत्तराखंड में अंग्रेजों के समय में पहला ऐसा भूमि प्रबंधन कौन सा था जिसमें कि वैज्ञानिक तरीके से उसमें भूमि प्रबंधन किया गया था, तो आपको तरीका हो जाएगा नवा भूमि बंदोबस्त 1863-64 में जो बैकेट के द्वारा किया गया था। इसको विकेट बंदोबस्त भी कहा गया है। हालांकि बंदोबस्त वाली वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, अब इसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि हेनरी रैमजे के समय में एक बंदोबस्त होता है 1863-64 में, जो किसके द्वारा किया गया था? बैकेट के द्वारा ही किया जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास हेनरी रैमजे के द्वारा ही किया गया। जैसे कि उत्तराखंड जो पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ आपदा वाली घटनाएं काफ़ी होती रहती हैं आए दिन। तो उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास करेगा, कौन सा कमिश्नर करेगा? वो करेगा हेनरी रैमजे। फिर देखिए 1867 ईस्वी में जब ब्रिटिश काल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ तो प्रशासन द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई थी। देखिए जिस समय 1867 में ब्रिटिश काल में प्रथम बार जब भूस्खलन होता है तो प्रशासन द्वारा क्या किया गया था? एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी का नाम क्या रहेगा? कमेटी का नाम रहेगा हिल साइड सेफ्टी कमेटी। अब इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन होगा 1867 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? नैनीताल में। ये दोस्तों यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था ना 10 तारीख वाले पेपर में आबकारी वाले में कि आबकारी विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1822 में हुई थी। बता चुका हूँ आपको ट्रेल वाली वीडियो में, ट्रेल के शासनकाल में वो होती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ था? 1867 में, नैनीताल में होता है और हेनरी रैमजे के द्वारा ये किया गया था। अच्छा इसका उद्देश्य क्या था? हो सकता है इसका उद्देश्य पूछ ले, हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित करने का उद्देश्य पूछ ले। तो देखिए भूस्खलन के कारणों को जानना तथा पर्वतों को सुरक्षित रखने का प्रयास, मतलब जो हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित करना था उसका उद्देश्य यही रहेगा, जो भूस्खलन हो रहे हैं पहाड़ों में उनके कारणों को जानना और पर्वतों को सुरक्षित रखने का इसमें प्रयास किया गया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए इस मतलब और भी रैमजे के द्वारा और भी कार्य किए गए थे। रैमजे ने क्या किया गया था? जैसे इस हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित कर दी। रैमजे ने क्या किया था? जैसे जो बरसात का पानी है उसकी निकासी का कोई मार्ग नहीं था, तो इसने क्या किया था? उसके निष्कासन के लिए नालों का निर्माण करवाया था। नैनीताल में नालों का निर्माण करवाया था इसने, और उन नालों को उन नालों को जैसे नाले बनवाए और नालों का जो निकासी थी वो सीधे के सीधे नैनी झील में करवा दी। तो इस प्रकार से जो भी पानी है एक जगह एकत्रित नहीं रहता था और जो पानी है सीधे जाके नैनी झील में गिरता था, जिससे कोई आपदा आने की घटनाएं यहाँ पर कम होने लग गई या उनकी संभावना कम हो गई थी। और इसने क्या किया था? बहुत सारे यहाँ पर वृक्ष भी लगवाए थे। क्यों लगवाए थे? भूस्खलन की घटनाओं को कम करने के लिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए रैमजे के समय नैनीताल में 1880 ईस्वी में भीषण भूस्खलन हुआ जिसमें 151 लोग मारे गए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बन भी चुका है एग्जाम में कि नैनीताल में भीषण भूकंप कब हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1880 में हुआ था और ये रैमजे के समय में ही हुआ था, नैनीताल में हुआ था। चलिए ठीक है। फिर देखिए हेनरी रैमजे ने कुष्ठ रोगियों की ओर भी ध्यान दिया था। देखिए कुष्ठ रोगियों की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे।
फिर देखिए 1854 ईस्वी में रैमजे ने कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन बने दोस्तों कि हेनरी रैमजे ने कुष्ठ आश्रम की स्थापना कब की थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1854 ईस्वी में। यह कुष्ठ आश्रम अल्मोड़ा शहर के बाहर बनाया गया था। हाँ, अल्मोड़ा शहर के हम लोग अल्मोड़ा ही मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये बने कि हेनरी रैमजे ने कुष्ठ आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, तो अल्मोड़ा में ही की थी। 1854 ईस्वी में ये इसने स्थापना की थी। हालांकि ये इस समय कमिश्नर नहीं था, ये अन्य पदों पर यहाँ पर था, लेकिन स्थापित इसी ने किया था। ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों जो कमिश्नर वहां पर है तो सारे कार्य कमिश्नर ही करेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई वहां पर कोई कार्य कर रहा है, हेनरी रैमजे अगर उस कार्य को कर रहा है, तो उसमें नाम किसका आएगा, हेनरी रैमजे का ही वहां पर नाम आएगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए रैमजे ने तराई भाबर में भूमि सिंचाई के लिए भी कार्य किया तथा तराई भाबर वाले क्षेत्रों में नहरों का जाल सा बिछा दिया। देखिए इसके समय में ना काफी नहरों का निर्माण हुआ था, बहुत सारी इसके काल में नहरों का निर्माण हुआ। नहरें प्लस गूल दोनों का इसके शासनकाल में बहुत ज्यादा इसने निर्माण करवाया था। अब इसका निर्माण क्यों करवाया इसने, ये नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। जो वहां पर सिंचाई रहेगी तराई वाले भागों पर, तराई भाबर वाले भागों पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी उस समय पे, तो फसलों को काफी नुकसान होता था। तो इसने क्या किया, सिंचाई की व्यवस्था करवाई, काफी नहरें निकलवाई, काफी गूल बनवाई, तो उसके द्वारा सिंचाई की व्यवस्था हो गई। और ये नहरें दोस्तों आज भी ये सिंचाई के लिए प्रयोग की जा रही हैं। तो ये कार्य इसके द्वारा अच्छे किए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इसके शासनकाल में 219, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 219.6 किलोमीटर लंबी पत्थर की नहरों का निर्माण रैमजे के समय पर किया गया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए रैमजे ने तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब की थी, 1883 ईस्वी में। क्यों की गई थी, इसका कारण क्या था, सड़कों तथा पुल आदि के रखरखाव के लिए फंड जमा करना। देखिए यहाँ पर आ रहा है फंड, मतलब तराई इम्प्रूवमेंट फंड मतलब इम्प्रूवमेंट करना। तो तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कौन सी कमिश्नर के शासनकाल में हुई थी, ये हुई थी हेनरी रैमजे के शासनकाल में 1883 ईस्वी में। उद्देश्य क्या रहेगा, सड़कों तथा पुल आदि के रखरखाव के लिए फंड जमा करना। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए रैमजे के प्रयासों से तराई भाबर से मलेरिया का प्रकोप कम हुआ तथा इस क्षेत्र का विकास हुआ। देखिए पहले के समय में ये कहा जाता था कि जो हमारा उत्तराखंड का तराई वाला भाग था ये काफ़ी मलेरिया ग्रस्त भाग था। जो चंदों की सेना थी, पवारों की सेना थी, जैसे ललित शाह की सेना भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि उसकी सेना भी मलेरिया ग्रस्त हो गई थी। तो काफ़ी हमको ये चीज़ें मिलती हैं कि जो ये तराई वाला क्षेत्र था, तराई भाबर का क्षेत्र, यहाँ पर लोग आना पसंद नहीं किया करते थे। हम भी सुनते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों में हमने भी अपने दादाजी से सुना हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ तो मलेरिया और डेंगू का प्रभाव ऐसा रहता था उस टाइम पे। तो रैमजे के प्रयासों से तराई भाबर से मलेरिया का प्रकोप कम हुआ और इस क्षेत्र का विकास हुआ। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि किस कमिश्नर के प्रयासों से तराई भाबर से मलेरिया का प्रकोप कम हुआ, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, हेनरी रैमजे। चलिए ठीक है। फिर देखिए इन्हीं विकास के कार्यों के कारण हेनरी रैमजे को तराई भाबर का विश्वकर्मा भी कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इनको उपाधियां दी गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तराई भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाएगा, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, हेनरी रैमजे को। विश्वकर्मा क्या होता है, जो निर्माण करता है उसी को विश्वकर्मा कहा जाता है, जो निर्माण करता। चलिए ठीक है। फिर देखिए लॉर्ड मेयो जब कुमाऊं आए तो उन्होंने हेनरी रैमजे के तराई भाबर प्रबंधन की खूब प्रशंसा की थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड मेयो ने उत्तराखंड के किस कमिश्नर के तराई भाबर प्रबंधन की खूब प्रशंसा की थी, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, हेनरी रैमजे के। फिर देखिए रैमजे के समय 1869-70 ईस्वी में रानीखेत में थाने की स्थापना हुई थी। ये दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थाने की स्थापना जैसे 1837 में हम लोग पड़ता अल्मोड़ा में हुई थी, तो ये जो स्थापित हो रहे हैं ना, इनको आप मत छोड़िए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो रैमजे के समय 1869-70 में 69-70 में रानीखेत में थाने की स्थापना हुई थी। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, 1870 में डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना हुई थी। ये तो हम लोग ये बाद में बात करेंगे, चलिए ठीक है। लेकिन आप जान लीजिए 1870 में डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना हो चुकी थी। फिर देखिए 1844 में अल्मोड़ा में स्थापित मिशन स्कूल को 1871 में रैमजे इंटर कॉलेज में परिवर्तित कर दिया। देखिए एक स्कूल स्थापित होता है 1844 में अल्मोड़ा में, उस स्कूल का नाम था मिशन स्कूल। अब देखिए रैमजे के शासनकाल में क्या होता है, 1871 में रैमजे इंटर कॉलेज में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। अगर दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि रैमजे इंटर कॉलेज कहाँ है, तो आपको तरीका हो जाएगा अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना कब हुई, 1871 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, ये हुई थी रैमजे के शासनकाल में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए इनके शासनकाल में काफ़ी सारे स्कूल स्थापित हुए थे, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए नैनीताल में मिशन स्कूल स्थापित हुआ था 1850 में। देखिए मैंने आपसे बताया ना, जो कमिश्नर हो जरूरी नहीं है कि उसने वो कार्य किया हो। तो 1850 में नैनीताल में मिशन स्कूल स्थापित होता है, इनके द्वारा ही किया गया था। शेरवुड कॉलेज
लेकिन ध्यान दोस्तों ये देंगे कि 1850 में जिस समय इन्होंने ये मिशन स्कूल स्थापित किया था, इस समय कमिश्नर नहीं थे, इस समय ये अन्य पदों पर यहाँ पर बैठे हुए थे। फिर देखिए शेरवुड कॉलेज। देखिए शेरवुड कॉलेज में मैंने देखा कि बच्चे बहुत कन्फ्यूज हैं, 1867 कहें या फिर 1869 कहें। देखिए असल में अगर हम लोग देखें वास्तविक रूप से हमको नेट पे भी हमको और अन्य किताबों में हमको ये 1869 ईस्वी ही मिलता है। लेकिन अगर हम अजय रावत की पुस्तक देते हैं तो वहाँ पर हमको 1867 इसका आंसर मिलता है। लेकिन मैंने ये देखा है, नेट पे भी मैंने देखा है, अगर आप गूगल देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको यही मिलता है 1869, अन्य किताबों में भी हमको ये 1869 ही मिलता है। तो आप इसको इसी लेके ही चलेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं आता है तब आप 1867 की ओर जा सकते हैं। फिर देखिए ऑल सेंट कॉलेज की स्थापना होती है 1869 ईस्वी में। स्टोनले स्कूल 1877 में इसकी स्थापना होती है। देखिए वर्तमान में बिरला विद्या मंदिर जो कि स्थापित है नैनीताल में, तो वर्तमान में जो बिरला विद्या मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है स्टोनले स्कूल। पूछ सकता है दोस्तों कि बिरला विद्या मंदिर का पुराना नाम क्या था, तो आपको तरीका हो जाएगा स्टोनले स्कूल। स्थापित कब हुई थी, या फिर कह सकते हैं बिरला विद्या मंदिर की स्थापना कब हुई थी, 1877 ईस्वी में। फिर देखिए सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल 1878 में बना था। वेलेजली हाई स्कूल 1884 में बना था। फिर देखिए सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 में बनता है। देखिए हेनरी रैमजे रिटायर होने के बाद भी कुछ समय पे यहाँ रहे थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कब तक ये यहाँ पर रहते हैं। तो इतने सारे दोस्तों स्कूल आपको याद करने हैं, इनका जो समय है, इनका जो स्थापना वर्ष है वो आपको याद करना है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टोनले स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिरला विद्या मंदिर से जुड़ा हुआ है इसलिए, क्योंकि बिरला विद्या मंदिर का पुराना नाम है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर देखिए रैमजे के समय एक अधिनियम लागू हुआ था, अधिसूचित जिला अधिनियम लागू हुआ 1874 में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिसूचित जिला अधिनियम कब लागू हुआ, 1874 ईस्वी में। असल में ये लागू क्यों हुआ था, इसके लागू होने के पीछे यही कारण था कि जैसे कुमाऊं का जो क्षेत्र था वो रेगुलेशन प्रांत में इसको रखा गया था। तो देखिए होता क्या है, 1869 ईस्वी में पी वैली नामक एक अधिकारी रैमजे के समय कुमाऊं आता है। अब वो यहाँ पर आता है शासन प्रशासन की जांच के लिए और न्यायिक समीक्षा के लिए यहाँ पर आता है। और देखिए वो यहाँ पर आता है, इसी ने उत्तराखंड से नॉन रेगुलेशन एक्ट खत्म करने की समीक्षा की। जब इसने जाँच की तो उसी ने यह समीक्षा की यहाँ से नॉन रेगुलेशन एक्ट खत्म किया जाए। कब आता है, 1869 ईस्वी में आएगा। नाम क्या रहेगा, पी वैली, नाम इसका रहेगा पी वैली। इसने यहाँ की न्यायिक समीक्षा की थी, पी वैली में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। रेमजे के समय पर आया था और इसी ने यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर से रेगुलेशन जो सिस्टम चल रहा था उसको यहाँ से हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि हटा नहीं था, वो हटेगा 1891 में, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर चलिए ठीक है, और देखते हैं जो ये नियम अधिनियम यहाँ पर लागू हुआ, इसको दोस्तों कहा गया है कुमाऊं नियम भी इसको कहा गया है। क्या, कुमाऊं नियम भी इसको कहा गया है। चलिए ठीक है, हम लोग कुमाऊं नियम कह सकते हैं, कुमाऊं रूल से कह सकते हैं इसको। अधिसूचित जिला अधिनियम इसको बाद में कुमाऊं रूल्स का नाम दे दिया गया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए उत्तराखंड में वन संरक्षण का प्रथम प्रयास हेनरी रैमजे के द्वारा ही किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में वन संरक्षण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था हेनरी रैमजे के द्वारा। देखिए इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए मार्किंग व्यवस्था शुरू की थी। क्या, पेड़ों को बचाने के लिए मार्किंग व्यवस्था, मतलब जैसे कि कुछ पेड़ों में मार्क लगा दिए गए, उन पेड़ों को काटना नहीं है, ऐसी कुछ इन्होंने व्यवस्था की थी। तो पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने यहाँ पर मार्किंग व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। फिर देखिए रैमजे के समय गणेश की गैर नामक एक स्थल अल्मोड़ा में था। देखिए गणेश की गैर का संबंध किससे, इसको आप समझेंगे। देखिए रैमजे के समय गणेश की गैर नामक एक स्थल अल्मोड़ा में था, जिसमें रैमजे ने कुष्ठ रोगियों के रहने की व्यवस्था की थी। मैंने आपको बताया ना, रैमजे ने यहाँ पर जो कुष्ठ रोगी थे उनके रहने की व्यवस्था की थी। तो एक गणेश की गैर नामक एक स्थल था, वहीं पर रैमजे ने कुष्ठ रोगियों के रहने की व्यवस्था की थी। अगर दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि गणेश की गैर का संबंध किससे है, तो ये कुष्ठ रोगियों से है। यहाँ पर व्यवस्था की थी हेनरी रैमजे ने। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि गणेश की गैर नामक स्थल में कुष्ठ रोगियों के रहने की व्यवस्था किस कमिश्नर ने की थी, तो आपको तरीका हो जाएगा हेनरी रैमजे ने। फिर देखिए आता है फांसी गधेरा। फांसी गधेरा कहाँ है, आपको याद रखना है, नैनीताल में। ये फांसी गधेरा क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। क्योंकि 1857 की क्रांति में जो यहाँ के क्रांतिकारी हुए थे, उन्हीं क्रांतिकारियों को यहाँ पर पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया था, फांसी गधेरा में। तभी से यह स्थल प्रचलित है और नैनीताल में यह स्थित है। चलिए ठीक है। हेनरी रैमजे कुमाऊं की जनता के बीच काफ़ी प्रसिद्ध थे। वे पहाड़ी भाषा भी बोल लेते थे तथा मंडुवे की रोटी भी खा लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि कृषकों के बीच में बैठकर ये मंडुवे की रोटी भी खा लेते थे। देखिए पहाड़ी भाषा बोल सकते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस कमिश्नर, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिटिश कुमाऊं का कौन सा ऐसा कमिश्नर था जो पहाड़ी भाषा भी बोल लेता था, तो आपको तरीका हो जाएगा हेनरी रैमजे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए इन्हीं कारणों से हेनरी रैमजे कुमाऊं की जनता में रामजी साहब के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। ये बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रामजी साहब के नाम से कौन से कमिश्नर प्रसिद्ध हुए हैं, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा हेनरी रामजे। ऐसा कहा जाता है कि जो रामनगर है वो रामनगर का जो नाम रखा गया है इन्हीं हेनरी रैमजे के नाम पर ही रखा गया है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अंग्रेज लेखकों ने रैमजे को कुमाऊं का राजा की संज्ञा दी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुमाऊं का राजा किस कमिश्नर को कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा हेनरी रैमजे को। किन्होंने कहा है, अंग्रेज लेखकों ने। किंग ऑफ कुमाऊं हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं, किंग ऑफ कुमाऊं या कुमाऊं का राजा किसे कहा गया है, हेनरी रैमजे को। फिर देखिए कुमाऊं का केसर भी हेनरी रैमजे को हम लोग कहेंगे, किन्हीं किन्हीं पुस्तक में हमको ये नाम मिलता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह भी हेनरी रैमजे का नाम मिलता है। तो ये एक ही व्यक्ति के लिए नाम प्रयोग किए गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुमाऊं का केसर कहें या कुमाऊं का बेताज हम लोग बादशाह कहें। फिर देखिए रैमजे के बारे में कहा जाता है कि वे 4 माह बिनसर, 4 माह अल्मोड़ा और 4 माह भाबर में रहते थे। तो क्वेश्चन दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, ऐसा कौन सा कमिश्नर था जो 4 माह बिनसर में, 4 माह अल्मोड़ा में और 4 माह भाबर में रहा करता था, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा हेनरी रैमजे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए रैमजे ने पहले वन संरक्षक के रूप में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया या फिर अंत किया तथा वे 1868 ईस्वी तक कुमाऊं कमिश्नर के साथ साथ वन संरक्षक भी रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि वन संरक्षक के रूप में ठेकेदारी प्रथा का अंत किस कमिश्नर ने किया था, तो आपको तरीका हो जाएगा रैमजे ने किया था। और यह 1868 तक कुमाऊं कमिश्नर के साथ साथ वन संरक्षक भी रहे थे। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे। फिर देखिए 1884 में काठगोदाम तक जैसे कि रेल आती है। काठगोदाम कहाँ है, हल्द्वानी में। तो काठगोदाम में जो रेल आती है वो भी हेनरी रैमजे के समय पर ही पहुंची थी। ये दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं। 1884 में जिस समय काठगोदाम में ट्रेन पहुंची थी उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा हेनरी रैमजे। बहुत सारे कार्य हुए थे इनके समय पे, आपको याद रखने हैं। रैमजे सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर हुए, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर देखिए रैमजे 1884 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं, और 1892 ईस्वी तक ये अल्मोड़ा में ही रहते हैं। बाद में इनको जबरदस्ती यहाँ से ले जाया गया था। इनकी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं थी, काफ़ी इनको यहाँ से लगाव हो गया था, इस कारण से इनकी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं थी। देखिए ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल ध्यान रखेंगे आप, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे कहा जाएगा, ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल ये कहा जाएगा हेनरी रैमजे के शासनकाल को। ध्यान रखेंगे ब्रिटिश कुमाऊं का जो स्वर्णकाल कहा जाएगा हेनरी रैमजे का शासनकाल, और कुमाऊं कमिश्नरी का जो स्वर्णकाल हो जाएगा वो हो जाएगा बैटन का। चलिए ठीक है। फिर देखिए वन संरक्षक के संबंधित इनसे कुछ बात और कर लेते हैं। देखिए भारत तथा, यहाँ पर एक पॉइंट है, भारत तथा उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना से पूर्व ही रैमजे को उत्तराखंड में कंजरवेटर के पद पर नियुक्त किया गया। पहले कंजरवेटर के रूप में रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। देखिए 1868 ये कंजरवेटर के पद पर रहे थे, तो ये भी आपको याद रखना है, कंजरवेटर कहें या वन संरक्षक कहें, बात एक ही है। तो अगर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत तथा उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना से पूर्व किसको यहाँ पर उत्तराखंड में कंजरवेटर के पद पर नियुक्त किया गया था, तो आपको तरीका हो जाएगा रैमजे को किया गया था। और ये प्रथम कंजरवेटर रहेंगे, ध्यान रखेंगे, प्रथम कंजरवेटर के रूप में रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा को भी समाप्त किया था। तो दोस्तों ये रही थी रैमजे की बातें, और आज की वीडियो में हमने 2 कमिश्नर कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों आने वाले जितने भी कमिश्नर हैं ना वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जो आने वाले कमिश्नर हैं कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, ऐसा ही उनका शासनकाल रहेगा। और कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना भी नहीं है, क्योंकि 1-2 साल का शासनकाल है। और वो मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से उनको याद करना है, क्या क्या घटनाएं रही थी। 2-2 3-3 लाइन हर कमिश्नर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से। और रामनगर में मैंने आपको बता ही दिया, रामनगर का नाम भी रैमजे के नाम पर ही पड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें दोस्तों रैमजे के समय की थी, और बहुत सारे फैक्ट आज आपको यहाँ से देखने को मिले हैं। अगली वाली वीडियो में हम लोग कमिश्नर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और भूमि बंदोबस्त पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें भी हमको पढ़नी है। दोस्तों हमारे फेसबुक पेज से आप लोग ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको काफ़ी सारी जानकारी वहाँ से मैं आपको देता रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई, और दोस्तों एक बात, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प हो सके। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।